अगर आपने वो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले उसे देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। मेरी गारंटी है आपको ये वेब सीरीज एकदम झकास लगेगी। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले 4 एपिसोड में हमने देखा रिचर और उसके साथी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथियों को हेलीकॉप्टर से किसने फेंका। जब रिचर को पता चल जाता है तो रिचर उसे भी हेलीकॉप्टर से फेंकने की धमकी देता है। अब आगे रिचर और ओडोनल दोनों ओडोनल के घर जाते हैं और ओडोनल अपनी वाइफ को कहता है कि तुम बच्चों को लेकर एशविल चली जाओ, अपनी बहन और माँ बाप से बिल्कुल कॉन्टेक्ट मत करना, तुम्हारी जान खतरे में है। वहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं, घूमो फिरो नाचो गाओ ऐश करो, लेकिन कैश यूज मत करना। दूसरी तरफ नियली और कार्ला न्यू एज के डेनवर वाले कारखाने में पहुंच जाती है। वे वहां सरकारी इंस्पेक्शन करने गई थी, ये देखने की सरकारी पैसा सही काम में लग रहा है या नहीं। कार्ला कहती है कि हमें आप लोगों की डिलीवरी भी देखनी है। सुपरवाइजर बताता है कि डिलीवरी तो 10 मिनट पहले ही जा चुकी है, उसमें थे पूरे 650 यूनिट। अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोग आने वाले हैं तो मैं डिलीवरी कुछ देर रोक लेता। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिलीवरी वाला ट्रक सड़क से जा रहा था। तभी ड्राइवर देखता है कि सामने एक ट्रक खराब पड़ा है। वो उतरकर पूछता है, दोस्त क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? दूसरे ट्रक का ड्राइवर उसे गोली मार देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा ट्रक ही चाहिए था। फिर वो अपने ट्रक में से अपने साथियों को निकालता है जो दूसरे ट्रक के ड्राइवर को ठिकाने लगा देते हैं और फिर वे उसके ट्रक में से माल चेक करते हैं। फिर वो ड्राइवर एएम को फोन करता है और कहता है कि हमने ट्रक की अदला बदली कर दी है। फिर एएम कहता है कि हम न्यूयॉर्क में मिलेंगे। दूसरी तरफ रिचर ओडोनल को लेकर अपने भाई के ऑफिस में जाता है। उसके भाई के साथी बताते हैं कि कुछ दिन पहले हमें अजहर महमूद के बारे में पता चला था, लेकिन वो आदमी घोस्ट है, बचकर निकल गया और दोबारा कभी हाथ नहीं लगा। वो गुंडों को इकट्ठा करता है और उनको तबाही के लिए हथियार सप्लाई करता है। वो पेमेंट के तौर पर बेरर बॉन्ड का इस्तेमाल करता है। मोटी से मोटी रकम के बॉन्ड भी एक ही सूटकेस में फिट हो जाते हैं, $650 करोड़ के भी। फिर ओडोनल और रिचर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसे ही हमें कोई सुराग मिला हम आपको जरूर बताएंगे। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब नियली और कार्ला ट्रक का पीछा करने जाती है तो देखती है कि रास्ते में ही ट्रक रुका हुआ था और कुछ लोग ट्रक के बाहर खड़े हुए थे। फिर वे अंदाजा लगा ही रही थी कि ये लोग कौन है। इतने में वे सभी उन पर गोलियां बरसा देते हैं। ड्राइवर ट्रक लेकर चला जाता है और वे तीनों गुंडे कार के पास जाकर चेक करते हैं कि वे लड़कियां मर गई या जिंदा है, लेकिन वे दोनों अचानक से ही निकलती है और तीनों को मार देती है। फिर कार्ला पुलिस को फोन कर देती है और फिर वहाँ से निकलने के बाद वे ओडोनल के पास भी फोन करती है। वो बताती है कि पूरे 650 मिसाइलों के साथ एक ट्रक हाईजैक हो गया है और फिर वो बताती है कि स्वान जिंदा है क्योंकि उसने खुद शिपमेंट पर साइन किए थे। मैं जानती हूँ तुम ये मानने को तैयार नहीं हो, हम भी नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि स्वान उनके साथ मिला हुआ है। फिर ओडोनल रिचर से पूछता है, क्या तुम स्वान को भी मार दोगे? रिचर कहता है, मुझे खुली हवा की जरूरत है। फिर रिचर को वो दिन याद आता है जब मिशन के दौरान स्वान ने उसके लिए गोली खाई थी, यानी उसकी जान बचाने के लिए गोली खाई थी। रिचर कैसे मान लेता कि जो आदमी किसी की जान बचाने के लिए गोली खा सकता है वो अपने साथियों को मरवा भी सकता है। फिर जब रिचर सड़क पर जा रहा था तो वहाँ 2 सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं जो कि सेनेटर लवाई ने भेजे थे। वे रिचर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। रिचर कहता है, नहीं, पहले प्यार से कहो। फिर जब वो गंजुमल प्यार से बात करता है तो रिचर जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वे आदमी रिचर को वॉशिंगटन डीसी के जियोलॉजिकल पार्क में ले जाते हैं। फिर वहाँ सेनेटर लवाई आता है, उसके साथ डैनियल बॉयड भी था जिसको उल्लू बनाकर इन लोगों ने जानकारियां हासिल की थी। सेनेटर लवाई इधर उधर की फालतू बातें कर रहा था। रिचर कहता है, सीधा मुद्दे पर आओ। फिर सेनेटर लवाई कहता है कि हमारे हथियारों के पीछे कुछ आतंकवादी पड़े हैं, हमें पता चला है तुम उन्हें खत्म करना चाहते हो। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना मिशन पूरा करो, क्योंकि हम नहीं चाहते इतने पावरफुल हथियार किन्हीं आतंकवादियों के हाथ लगे। काम पूरा होने के बाद किसी को भी पता नहीं चलेगा ये काम तुमने किया है। तुम फिर से गायब हो सकते हो, तुम्हें ढूंढने कोई नहीं आएगा। फिर उनके जाने के बाद रिचर के फोन पर ओडोनल की कॉल आती है। वो बताता है कि हमें कैल्विन की बॉडी मिल गई है, कल न्यूयॉर्क में उसका फ्यूनरल है। फिर अगले दिन फ्यूनरल में नियली बताती है कि उन्होंने हथियार वाले ट्रक की जगह पर ईंटों वाला ट्रक एलए की बंदरगाह पर भेज दिया है। अब शायद वो माल वहाँ से फिलीपींस या दक्षिणी कोरिया भेज दिया जाएगा। ओडोनल कहता है कि कार्गो शिप को वहाँ पहुँचने में 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। उसके बाद भी माल सरकारी गोदामों में पड़ा रहेगा। कई महीनों तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर हथियार नहीं ईंटें हैं। कल रात डेनवर पुलिस को खेतों में एक ट्रक मिला है जो बिल्कुल खाली था। उनको वहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन के पैरों के निशान भी मिले हैं। वो जरूर माल ले गया होगा। रिचर कहता है कि हमें पता लगाना होगा वे हथियार को कहाँ ले गए हैं, क्योंकि जब पैसों का लेन देन होगा तो एएम भी वहाँ मौजूद होगा और वो लोग भी जिन्होंने हमारी टीम को मारा है। फिर उनकी नजर जाती है रूसो पर। वो कैल्विन के बेटे और उसकी वाइफ को हौसला दे रहा था और कह रहा था कि कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। फिर उनके जाने के बाद रिचर उसे कहता है, मेरे दोस्त की वाइफ से दूर रहो, मैं तुम
जैसो को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन रूसो इस बात पर गुस्सा हो जाता है। फिर वे दोनों एक दूसरे को मारने की बातें करते हैं। फिर रिचर कहता है कि तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया। रूसो कहता है कि जब तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे थे तो मैंने तुम्हारी दी हुई लिस्ट के सभी मेंबर्स का पता लगाया। वे सभी बंदे पुलिस में काम कर चुके हैं सिवाय एक के, और वो है तुम्हारा दोस्त जो पहले फौजी था। रिचर कहता है जबान संभाल के। फिर रूसो कहता है कब तक तुम हकीकत से मुंह चुराओगे? सिर्फ तुम्हारे दोस्त को ही पता था कि मिलिट्री में किस तरह के हथियारों की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि ये मिसाइलें उसी ने अपने दिमाग से बनवाई हो। फिर फादर कैल्विन के लिए प्रार्थना करता है। फिर कैल्विन के सम्मान में हवाई फायर किए जाते हैं। तभी रिचर का ध्यान एक स्नाइपर पर जाता है और वो सबको नीचे झुकने के लिए कहता है। इतने में गोली चलती है और सीधा कैल्विन की फोटो में जाकर लगती है। फिर वहाँ लगातार फायरिंग होती है। सब लोग वहाँ से भागते हैं। वहाँ 2 या 2 से ज्यादा शूटर थे। फिर रिचर और उसकी टीम शूटर को पकड़ने के लिए जाती है और जवाबी कार्रवाई करती है। नियली एक शूटर को मार देती है। उसको देखकर दूसरा शूटर वहाँ से भागने लगता है। रिचर उसका पीछा करता है। वो शूटर कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ रूसो अपनी कार लेकर आता है। वो रिचर को कार में बिठाकर उस कार का पीछा करने लगता है। वो काफी देर तक उसका पीछा करता है। रिचर कहता है कि रूसो उसकी कार में टक्कर मार दो, लेकिन रूसो सिर्फ उसका पीछा ही कर रहा था। फिर रिचर गुस्से में अपने पैर से रेस दबा देता है और तेज भगाकर अपनी कार को उसकी कार में दे मारता है। उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वे उस शूटर को कार में से बाहर निकालते हैं। वो कहता है कि शूट मत करना, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। रिचर रूसो को कहता है कि तुम अपना मुंह फेर लो, क्योंकि इसको गिरफ्तार किया तो ये वकील बुलाएगा। रूसो अपना मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। फिर रिचर उसका टेटुआ दबा देता है और कहता है कि मरने से पहले कुछ बताना चाहो तो अपनी पलकें झपकाना। शूटर कुछ बताना चाहता था। शूटर बताता है कि हमें तुम चारों को मारने के लिए पैसे मिलने वाले थे। रिचर पूछता है तुम्हें वो पैसे कौन देने वाला था? फिर शूटर कहता है कि स्वान। फिर रिचर को यकीन हो जाता है। उसके बाद रिचर और नियली उस शूटर को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ से उसे पेमेंट मिलने वाली थी। रिचर कहता है कि अंदर जाओ, पैसे उठाओ और हमें बताओ अंदर कितने आदमी हैं और उनके पास कितनी गन्स हैं। फिर उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर रिचर उसके फोन में कॉल चालू कर देता है ताकि अंदर की बातें सुनती रहे और कहता है कि होशियारी की तो तुम भी मारे जाओगे। फिर वो आदमी उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। नियली पूछती है कि अगर वो सच में स्वान हुआ तो तुम क्या करोगे? फिर रिचर कहता है तो मैं उसकी मुंडी पकड़ूंगा और उससे सच उगलवा लूंगा। फिर वो शूटर बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है और आवाज देता है कोई है, और इतने में वो बिल्डिंग एक धमाके में उड़ जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं धमाके के बाद वे चारों सोच में पड़ जाते हैं कि ये धमाका किसने करवाया होगा। और डोनल्ड कहता है कि इसके पीछे और कौन हो सकता है, ये काम पक्का स्वान ने ही किया होगा। तभी वहाँ रूसो आता है। वो बताता है कि इस बॉम्ब को लगाने वाला प्रोफेशनल है। ये भी हो सकता है कि उसने मिलिट्री की ट्रेनिंग ली हो। वहाँ सिर्फ शूटर की ही लाश मिली है और किसी की भी नहीं। तभी रूसो के पास किसी पुलिस वाले का फोन आता है। वो बताता है कि मार्लो की गाड़ी मैनहट्टन के उत्तर में कोर्टलैंड के पास मिली है। रूसो कहता है कोशिश करना अब की बार कोई लाशें ना गिरे। फिर ये सभी उस औरत को ढूंढने के लिए जाते हैं। जब ये चारों उस गाड़ी के पास जाते हैं तो वहाँ इन्हें उस लेडी का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर जब वे पास के स्टोर में जाकर पूछताछ करते हैं तो उनको पता चलता है कि उसने अपनी बेटी के लिए खाने का सामान यहीं से खरीदा था और एक बर्नर फोन भी। फिर वे सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं। नियली कहती है कि लड़की निंटेंडो स्विच खेल रही थी। हम उसके आईपी एड्रेस से उसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें उसके घर जाना होगा। फिर रिचर नीली के कार्ड से अपने लिए और कपड़े खरीदता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पब्लिक रेस्ट रूम के बाहर एएम की कार खड़ी थी। तभी वहाँ एक पुलिस वाली आती है। वो उसे अपना लाइसेंस चेक करवाने के लिए कहती है। एएम पुलिस वाले को अपना लाइसेंस दे देता है। फिर वो अपने साथी को फोन करके उस लाइसेंस को चेक करने के लिए कहती है, लेकिन इतने में एएम उस पुलिस वाली को मार देता है और उसके बाद वो कार में लगे डैश कैम से मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। दूसरी तरफ वे चारों उस लेडी के घर पहुंच जाते हैं जिसने नियली और कार्ला को सेरोपियन के घर का एड्रेस दिया था। नियली टीवी पर गेम ऑन करके उस लड़की के ऑनलाइन आने का इंतजार करती है ताकि उसका आईपी एड्रेस पता कर सके। रिचर कहता है तब तक मैं सो लेता हूँ। फिर वो ऊपर बने रूम में जाता है और बेड पर लेट जाता है। तभी वहाँ पर कार्ला आती है। वो कहती है कि हम पर जानलेवा हमला हुआ है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ, क्यों ना तुम मेरी टेंशन मिटा दो। फिर रिचर उसकी टेंशन मिटाने में लग जाता है। तभी रूसो अपने बॉस मार्श के पास जाता है। वो उसको बताता है कि रिचर बोस्टन जाने वाला है। ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते थे। तुमने ये बात न्यूएज के साथ क्यों लीक की? मार्श बताता है कि वे लोग सिर्फ ये जानना चाहते थे कि अब तक इस केस के बारे में हम लोगों को क्या पता चला है, और बदले में उन्होंने मुझे मोटी रकम दी। उनका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है और वे दूसरे देशों में क्या क्या करते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं पैसे ना लेता तो जान से जाता। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी पैसे ले लेने चाहिए। रूसो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम अभी तक मेरे बारे में जानते ही नहीं हो। दूसरी तरफ जब रिचर और कार्ला आपस में बातें कर रहे थे तब नियली वहाँ आती है और बताती है कि मुझे उनका एड्रेस मिल गया है जो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। वो औरत जिसका नाम मार्लो बर्न्स था, वो चैड नाम के एक आदमी के घर उससे बातें कर रही थी। तभी चैड देखता है कि उसके स्प्रिंकल्स ऑन हो गए हैं और जब वो बाहर उन्हें बंद करने के लिए जाता है तब रिचर उसे पकड़ लेता है। रिचर उसे कहता है कि तुम मार्लो को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि अगर मैं उसे लेने गया तो बच्ची उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर डर जाएगी। पहले तो चैड मना कर देता है, लेकिन जब रिचर उसे धमकाता है तो
वो मार्लो को आवाज देता है। जब मार्लो वहाँ आती है तो वे उसे बैठने के लिए कहते हैं। कार्ला कहती है कि तुमने हमें ऐसा एड्रेस दिया जहाँ बहुत सारे गुंडे हमें मारने के लिए बैठे थे। रिचर कहता है कि जब हमने ही उन्हें मार दिया तो तुम अपना घर छोड़कर वहाँ से भाग गई। फिर मार्लो कहती है कि वो एड्रेस मुझे मेरे हेड ऑफ सिक्योरिटी ने देने को कहा था। ओडोनल कहता है कि इसका मतलब तुम्हें स्वान ने ये एड्रेस देने को कहा था। मार्लो कहती है नहीं, स्वान तो ये सब कुछ रोकना चाहता है, मैं शेन लैंगस्टोन की बात कर रही हूँ। वो बताती है कि मैंने ही स्वान को हायर किया था क्योंकि न्यू एज के कुछ लोग भ्रष्ट थे। उसने मुझे कहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। उसने मुझे बताया कि लिटिल विंग सॉफ्टवेयर वाली चिप जो इंस्टॉल की जा रही है उसमें काफी ज्यादा एरर आ रही है। क्वालिटी कंट्रोल वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था ये एरर बढ़ती क्यों जा रही है। हमें माल का टाइम पर भुगतान करना था, इसलिए हमने प्रोडक्शन जारी रखा। लेकिन स्वान को शक था कि इंजीनियर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई गद्दार छिपा है। करीब 650 चिप्स के अंदर एरर आई थी। जब ये बात उसने मुझे बताई तो मैंने उसे कहा कि ये बात तुम्हें शेन लैंगस्टन को बतानी चाहिए, लेकिन स्वान अपने आर्मी दोस्तों की हेल्प लेना चाहता था। उसके बाद से ही वो गायब हो गया और मुझे कभी नहीं मिला। फिर शेन लैंगस्टन ने मेरा प्रमोशन कर दिया। रिचर कहता है तुम्हारे घर पर नोटों का बैग मिला है। मार्लो कहती है तुम नहीं जानते वो कितना पावरफुल है। जब वो पुलिस में था तो उसने बहुत से मुजरिमों को जेल जाने से बचाया था। रिचर कहता है उनमें से कई मुजरिमों को हम मार चुके हैं। इस सारी बातचीत से ये क्लियर नहीं हुआ था कि उनका दोस्त स्वान जिंदा है या मर चुका। अगले सीन में हम एक इंजीनियर को देखते हैं, उसका नाम जॉनसन है। तभी उसके पास शेन लैंगस्टन आता है और कहता है कि जब तक हम पार्टी को ये नहीं बता देते कि हथियार चलाना कैसे है वो हमें एक भी रुपया नहीं देंगे। जॉनसन कहता है सर आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। तभी शेन के पास मार्लो का फोन आता है। शेन पूछता है तुम कहाँ हो। वो बताती है कि जो 2 लेडीज मुझसे सेरोपियन का एड्रेस पूछने आई थी उनके साथ और भी लोग थे। उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। मैंने एक बार तो मामला संभाल लिया है लेकिन जल्द ही वो हमारे बारे में पता लगा लेंगे। शेन कहता है मैंने तुमसे तुम्हारी रक्षा का वादा किया था, हम कहाँ मिल सकते हैं। फिर रिचर रूसो के घर जाता है और उसको बताता है कि शेन मार्लो और उसकी बेटी को मारना चाहता है, अब तुम्हें उसकी बेटी की रक्षा करनी होगी। रूसो बताता है कि मेरा साथी भी उनके साथ मिला हुआ है, शायद वे मुझे भी मारने आए। मैं इस लड़की को लेकर मेरे भाई के घर चला जाता हूँ। फिर जब मार्लो अपनी बेटी को बाय बाय बोल रही थी तब रिचर नियली को कहता है कि हम बच्ची की माँ को मोहरा बना रहे हैं, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर वे मार्लो को एक जगह पर ले जाकर खड़ी कर देते हैं और फोन चालू रखने के लिए कहते हैं। वे चारों आसपास ही छिप जाते हैं। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और एक कार वहाँ आ जाती है जिसमें शेन अपने आदमियों के साथ बैठा था। दूसरी तरफ रूसो उस लड़की को अपने साथ बिठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे शक होता है कि पास में ही एक कार के अंदर गुंडे हैं। फिर वो उस लड़की को पीछे जाकर झुकने के लिए कहता है। तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। रूसो गाड़ी भगा लेता है। फिर वो रिचर को फोन करके कहता है कि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। रिचर अपने साथियों को कहता है कि हमें जाना होगा, रूसो पर हमला हुआ है। और ये बात मार्लो भी सुन लेती है। वो पूछती है कि मेरी बेटी तो ठीक है ना। तभी उसको बोलता हुआ देखकर शेन समझ जाता है कि ये ट्रैप है। फिर वो अपने गुंडों को उसे मारने का ऑर्डर देता है। रिचर आकर मार्लो को बचाकर ले जाता है। फिर वे सभी उनसे छुपते हैं लेकिन शेन के आदमी उन पर गोलियां बरसा रहे थे। तभी नियली वहां कार लेकर आती है और सभी कार में बैठ जाते हैं। रिचर कार में से कुछ मैगजीन उठाता है और कहता है कि तुम लोग जाकर रूसो को बचाओ, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इतने में वहाँ शेन की कार आ जाती है। वे रिचर का पीछा करते हैं। फिर वे सभी कार से नीचे उतर जाते हैं और अलग अलग जाकर रिचर को ढूंढने लगते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, इनको अलग अलग नहीं जाना चाहिए था। फिर रिचर एक एक को घात लगाकर मारता है। अब शेन लैंगस्टन अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ रूसो नीली से पूछता है तुम लोग हो कहाँ पर, मुझे अभी की अभी हेल्प की जरूरत है। वो कहती है कि हम पहुंच ही रहे हैं। तभी रूसो जिस रास्ते पर मुड़ता है वो रास्ता आगे जाकर बंद हो जाता है। फिर वो कार से नीचे उतरकर गुंडों पर गोलियां चलाता है। दूसरी तरफ रिचर शेन को ढूंढ रहा था। वो उसकी कार के टायर भी पंचर कर देता है। फिर जब उसे शेन नहीं मिलता तो वो शेन के फोन पर कॉल करता है। रिंग बजने पर वो समझ जाता है कि शेन कहाँ छुपा है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें बैठा आदमी रिचर के ऊपर गोलियां चलाता है। फिर हेलीकॉप्टर नीचे आता है और शेन को बिठाकर वहाँ से चला जाता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। बस ऐसा ही कुछ रिचर के साथ भी हुआ था। फिर वहाँ पुलिस की सायरन की आवाज आती है और रिचर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वे गुंडे अभी भी रूसो के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। फिर रूसो उस लड़की को कार से बाहर निकालता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से बिल्कुल सीधा भागना है और पीछे मुड़कर मत देखना। फिर वो उन गुंडों पर गोलियां बरसाने लगता है और लड़की को कवर करता है। रूसो को 2 गोलियां लग जाती है और बदले में वो 2 गुंडों को भी मार देता है। उनमें से एक गुंडा उस लड़की का पीछा करता है। वो लड़की को पकड़ने ही वाला था, इतने में नीली अपनी कार से उसे उड़ा देती है। फिर मार्लो अपनी बेटी को संभालती है। नीली जाकर रूसो को देखती है और 911 पर कॉल करने को कहती है। ओडोनल बताता है कि एम्बुलेंस आ रही है। तभी वहाँ पुलिस सायरन की आवाज आती है और ये एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा रूसो बचा या मर गया। 7th एपिसोड में हम देखते हैं वे चारों मार्लो और उसकी बेटी को अपने साथ होटल में ले आते हैं।
अब रीचर अपने साथियों से पूछता है क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम लोगों ने कभी रायता ना फैलाया हो या जहाँ तुम्हें कोई जानता ना हो, क्योंकि ऐसी ही जगह पर ये दोनों सेफ रह पाएंगी। कार्ला कहती है हाँ, मेरे पुराने मकान मालिक के पास, उनके घर में ये बिल्कुल सेफ रह पाएंगी, उनका घर बुफेलो में है। फिर रीचर कहता है कि मुझे रूसो के बॉस मार्स से बात करनी है, ये बातचीत थोड़ी लंबी चलेगी। फिर रीचर और नियली मार्स के घर जाते हैं। नियली कहती है कल एक अच्छे इंसान ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया, मार्स को दर्द का एहसास होना चाहिए। मार्स घर के अंदर पैकिंग कर रहा था और वहाँ से खिसकने की तैयारी कर रहा था। रीचर उसके पास जाकर कहता है कि तुमने रूसो के साथ अच्छा नहीं किया। फिर मार्स कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था वे उसे मार डालेंगे, मैंने उसको पैसों का भी ऑफर दिया था। रीचर कहता है कि तुम्हें पता था वो ईमानदार पुलिस वाला है, हराम के रुपए कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर मार्स होशियारी मारने की कोशिश करता है, लेकिन रीचर के आगे उसकी होशियारी चलती नहीं। रीचर पूछता है मुझे ये बताओ कि उन 650 शोल्डर मिसाइलों की मीटिंग कब और कहां होने वाली है। फिर मार्स कहता है कि मुझे सिर्फ रूसो के ऊपर नजर रखने के लिए हायर किया गया था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ग्रांट को पता होगा जिसके ऊपर तुमने रात को गाड़ी चढ़ा दी, वो मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। फिर रीचर उसे ठोक देता है। फिर वहां से वो एक नोटों का बंडल उठाता है और नियली को दे देता है। दूसरी तरफ ओडोनल मार्लो और उसकी बेटी को बुफेलो भेज रहा था, उसने उनके लिए एक कार भी हायर कर रखी थी। फिर वो मार्लो की बेटी को हौसला देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वे उनको वहां से रवाना कर देते हैं। फिर कार्ला कहती है कि देखो तुम 2 बच्चों के बाप हो, हमारे मुकाबले तुम पर ज्यादा जिम्मेदारी है, तुम घर चले जाओ, मैं रीचर और नियली सब संभाल लेंगे। लेकिन ओडोनल कहता है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाने वाला। तभी रीचर और नियली भेष बदलकर हॉस्पिटल जाते हैं। रीचर वहां जाते ही ग्रांट का टेटुआ दबा देता है और कहता है कि शोर मचाने की कोशिश करी तो मार डालूंगा। रीचर उससे सवाल करता है कि डील कहां होने वाली थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। फिर नियली उसके ऊपर से तार हटाकर खुद पर लगा लेती है ताकि मशीनों पर हार्ट बीट चलती रहे। फिर रीचर खाली सिरिंज लेकर उसकी पेशाब वाली नली में हवा भरने लगता है। ग्रांट की फट जाती है और वो बता देता है कि शेन बायर से कल मिलने वाला है, लेकिन जगह का मुझे नहीं पता। फिर रीचर अपने दोस्त रूसो की जान लेने के लिए उसको भी हमेशा के लिए सुला देता है। फिर वहां से बाहर निकलते समय उन्हें एक और किलर दिखता है, वो ग्रांट को मारने आया था। वो रीचर को देखकर भागने लगता है। फिर रीचर और नियली उसका पीछा करते हैं। वो आगे जाकर कहीं छिप जाता है। फिर नियली और रीचर अलग अलग जाकर उसे ढूंढते हैं। वो ऑपरेशन थिएटर में छिपा हुआ था। फिर वो नियली के ऊपर हमला कर देता है। तभी रीचर वहां आता है और उसको खूब तोड़ता है, लेकिन सवाल पूछने से पहले ही उसकी टाइटाई फिश हो जाती है। फिर वो उसके फोन से शेन के पास फोन करता है और उसे कहता है कि अब तो मुझे तुम्हारे बंदों को मारने की आदत पड़ गई है। शेन कहता है तुमसे ही इंस्पायर होकर मैंने भी तुम्हारे 2 साथियों को पकड़ लिया है। मेरे आदमियों ने उस होटल का पता लगा लिया जहाँ पर तुम घंटों के हिसाब से रहते हो। फिर जैसे ही तुम्हारे साथी वहाँ आए वो उनको पकड़कर यहाँ पर ले आए। अब तुम अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर आ जाओ और डील होने तक हमारी निगरानी में रहो, उसके बाद हम तुम चारों को छोड़ देंगे। रीचर कहता है मेरी दोस्त का नाम नीली है और तुम्हारे गुंडे ने अभी अभी उसको मारा है और मैंने तुम्हारे आदमी को। पुलिस अभी मुझसे पूछताछ करने वाली है, अगर मैं अभी आया तो वे तुम तक भी पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं रात को आऊंगा, मेरे दोस्तों को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर रीचर सेनेटर लवाई को फोन करता है और कहता है कि हमारी आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है, मुझे तुम्हारी प्राइवेट सिक्योरिटी चाहिए। सीनेटर कहता है कि मेरे पास 3 रेंजर है। फिर वो सीनेटर को अपना प्लान समझाता है। फिर वे रात को न्यू एज के गोडाउन के बाहर खड़े होकर दूरबीन से अंदर देखते हैं। अंदर बहुत सारी लाइटें थी और सिक्योरिटी गार्ड भी घूम रहे थे। तभी बाउंड्री के बाहर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको वहाँ से भगाने के लिए कहता है। फिर उनमें से एक लड़का उस पर सोडा कैन फेंक कर मारता है और रीचर समझ जाता है कि बाउंड्री वाल में करंट है। अगले सीन में हम एएम को देखते हैं। उसका ट्रक ड्राइवर उसके पास आता है और कहता है कि मैं हथियार ले आया हूँ। फिर एएम ट्रक के अंदर जाकर हथियार चेक करता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर एक करप्ट पुलिस वाला ओडोनल को पीट रहा था और कार्ला भी वहीं पर स्ट्रेचर के ऊपर बंधी हुई थी। फिर दूसरा पुलिस वाला ओडोनल का चाकू लेकर उसके हाथ में मार देता है। रीचर बिल्डिंग के बाहर अंदर जाने का प्लान बना रहा था। नियली कहती है कि वे तुम्हें बांधकर टॉर्चर करेंगे। रीचर कहता है मेरा सबसे अच्छा सिपाही आज मेरी रक्षा करेगा और वैसे भी अगर मैं मर गया तो वे 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर रीचर उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है और गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शेन उसके दोनों साथी उसे दिखाता है ताकि वो जान जाए कि वे अभी जिंदा है। फिर दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं। नियली दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। जब दरवाजा बंद होता है तो रीचर के चेहरे पर स्माइल थी। अब देखते हैं लास्ट एपिसोड में ये दानव क्या करता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वे लोग रीचर, ओडोनल और कार्ला को लेकर अंदर आ जाते हैं। शेन रीचर को कहता है कि जब मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर से फेंकूंगा तो जमीन हिल जाएगी। फिर वे रीचर को स्ट्रेचर पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन रीचर उन पर टूट पड़ता है। वो बंधे हुए हाथों से भी उनको खूब पीटता है। फिर शेन रीचर को गन दिखाकर पूछता है तुम्हारी दोस्त नियली कहाँ है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी लाश नहीं मिली। फिर वो गुस्से में ओडोनल की लात पर गोली मार देता है और रीचर को बैठने के लिए कहता है। फिर वो अपने गुंडे को ओडोनल की लात से गोली निकालने के लिए कहता है। उसको देखकर रीचर को और
ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बिल्डिंग के बाहर नियली अपनी स्नाइपर गन लेकर एक एक करके सभी गार्ड्स को ठोक रही थी। उधर बिल्डिंग के अंदर शेन रिचर को पीट रहा था। रिचर उससे पूछता है कि मेरा दोस्त स्वान कहाँ है। फिर शेन उनको स्वान की आंख दिखाता है, जो कि इस बिल्डिंग के कुछ हिस्सों के अंदर लॉग इन और लॉग आउट करने में काम आती है। वो बताता है कि मैं सारा इल्जाम इसके सिर पर छोड़ जाऊंगा। तुम अगर उसे हीरो बनना ना सिखाते तो आज उसका ये हाल ना होता। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी एक आदमी के साथ मीटिंग है। बाहर नियली देखती है कि वहाँ से एक प्लेन गुजरा है और उसमें से कुछ सिपाही बिल्डिंग के अंदर पैराशूट के जरिए उतरते हैं। फिर नियली देखती है कि शेन कार्ला और ओडोनल को लेकर भागने की तैयारी कर रहा है। शेन रिचर को कहता है कि मैं नियली के बाप को उठवा लूंगा, फिर तो उसे आना ही पड़ेगा। तभी रिचर अपने शूज में से एक कील निकालता है और अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ म्यूजिक की आवाज आने लगती है। शेन कहता है कि लगता है वो बच्चे दोबारा आ गए हैं, भगाओ उनको। फिर एक गार्ड दरवाजा खोलकर उन बच्चों को भगाने जाता है, लेकिन वहाँ कोई बच्चा नहीं बल्कि नियली बैठी थी। तभी पैराशूट से उतरे रेंजर छत से अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं। रिचर भी अपनी हथकड़ी खोल लेता है। तभी उस बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाती है और फिर होता है बूम। नियली, रेंजर और रिचर अपने इन्फिनिटी मोड में आ जाते हैं। रिचर हर एक को चुन चुन कर मारता है। वे रेंजर्स भी सभी गुंडों को ठोक रहे थे। नियली बाहर हेलीकॉप्टर के पास खड़े गुंडों को मार देती है और बिल्डिंग के अंदर रिचर के पास आ जाती है। फिर शेन वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे बायर से मिलना था। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है, रिचर हेलीकॉप्टर के साथ लटक जाता है। शेन हेलीकॉप्टर के पीछे के दरवाजे खुलवाता है और कार्ला को फेंकने लगता है। तभी वहाँ से रिचर अंदर आता है। अंदर आकर वो एक गुंडे को पीटने लगता है और उसके बाद वो शेन को पीटता है। तभी कार्ला की ट्रॉली नीचे गिरने लगती है, लेकिन रिचर उसे पकड़ लेता है। फिर शेन आकर उसको लाते मारने लगता है। तभी कार्ला खुद को ट्रॉली से छुड़वा लेती है और हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाती है। अंदर आकर वो ओडोनल को भी खोल देती है। फिर वो पायलट को कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम इसे उड़ाते रहो। फिर जब रिचर शेन को नीचे फेंकने लगता है तो वो कहता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ एम कहाँ मिलेगा, लेकिन रिचर उसे नीचे फेंक देता है। फिर वे पायलट के पास जाते हैं। पायलट कहता है कि वे न्यू एज के एक इंजीनियर के घर जा रहे थे ताकि वो बायर के साथ वहाँ डील कर सके। फिर जब एम उस इंजीनियर के घर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पहले से ही हेलीकॉप्टर खड़ा है। वो समझ जाता है कि शेन यहाँ पर आ चुका है। फिर वो जैसे ही दरवाजा खटखटाता है, रिचर दरवाजा खोलता है और उसके साथी का भेजा उड़ा देता है। फिर वो एम को अंदर ले जाता है। एम कहता है कि मैं तुम में से किसी को नहीं जानता। फिर रिचर कहता है तुम्हारे ही कारण मेरे दोस्त मारे गए। एम कहता है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ मिडल मैन हूँ, सौदे करवाता हूँ। उसकी बकबक सुनकर इन सभी के कान पक गए थे, इसलिए ये चारों उसे ठोक देते हैं और उसकी बॉडी को छलनी छलनी बना देते हैं। फिर बाहर जाकर वे पायलट और इंजीनियर के पास जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो बंदूक के जोर पर काम करते थे। फिर रिचर उनको वहाँ से भगा देता है। वे दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर नियली उनको उनकी ही बनाई हुई शोल्डर मिसाइल से उड़ा देती है। तभी सीनेटर के 3 नमूने इन पर ही गन तान देते हैं और कहते हैं कि हमें सीनेटर ने सारे सबूत मिटाने के लिए कहा है। रिचर कहता है मुझे पता था ऐसा होने वाला है, इसलिए मैंने होमलैंड सिक्योरिटी से मेरे भाई के साथी ओमर को बुला लिया था। फिर वहाँ ऑफिसर ओमर आ जाता है। रिचर गंजे का फोन लेकर सीनेटर को फोन करता है। सीनेटर पूछता है काम हो गया? रिचर कहता है जैसा तुम चाहते थे वैसा तो नहीं हुआ, पर हाँ हो गया। तभी सीनेटर के पास भी होमलैंड सिक्योरिटी वाले पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर जब रिचर वहां से जाने लगता है तो ओमर पूछता है पैसे कहाँ हैं? रिचर कहता है कैसे पैसे, क्योंकि वहां तो पैसे थे ही नहीं, ये सौदा बॉन्ड्स में होने वाला था। फिर वो अपने दोस्तों को लेकर रेस्टोरेंट जाता है। सब अपने लिए खाने पीने के लिए कुछ मंगवाते हैं। कार्ला पूछती है तो इन पैसों का क्या करना है? तभी टीवी में न्यूज आती है कि एक मछुआरे ने एक गिरता हुआ हेलीकॉप्टर देखा है। छानबीन से पता लगा है कि हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई थी। लगता है ऑफिसर ओमर ने सब कुछ संभाल लिया था। फिर रिचर नियली से कुछ खुले पैसे मांगता है। वो कहती है कि करोड़ों रुपए तुमसे 1 फुट दूर पड़े हैं, लेकिन रिचर उससे खुले पैसे लेकर मशीन में डालकर अपने लिए एक बढ़िया सा सॉन्ग प्ले करता है। फिर वे उन पैसों को अपने मरे हुए दोस्तों की फैमिली में बांट देते हैं। उनके दोस्तों की फैमिली को पता भी नहीं था ये पैसे किसने और क्यों भेजे हैं। एक पैसों से भरा हुआ बॉक्स नीली के पापा को भी मिलता है और साथ में 24 घंटे उनकी देखभाल करने के लिए एक नर्स भी पहुंचा दी जाती है। और इन सब पैसों का बंटवारा रिचर ने ही किया था। नीली को तो पता भी नहीं था उसने उसके पापा के लिए इतना कुछ किया है। फिर ओडोनल पूछता है कि मेरे लिए कुछ बचा है या नहीं। फिर रिचर कहता है तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए काफी माल रखा है, उनकी अच्छे से परवरिश करना और अब से तुम्हें प्राइवेट नौकरी करने की जरूरत नहीं, खुद की कंपनी खोलो और दूसरों को भी जॉब दो। फिर ओडोनल पूछता है कि तुमने अपने लिए क्या रखा? फिर रिचर कहता है कि मुझे नया टूथब्रश चाहिए। फिर ओडोनल कहता है कि जानते हो जब मुझे पता चला कि तुम सिर्फ उतना ही पैसा लेकर घूमते हो जितना तुम्हारी जेब में आ सके तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तुम सच में ही पागल हो। ये रात इन चारों की साथ में आखिरी रात थी। ये अपने बाकी के साथियों को
मिस कर रहे थे। फिर ओ डोनाल्ड चारों की तस्वीर लेता है और कहता है कि ये तस्वीर मैं अपने घर में रखूंगा। फिर अगले दिन जब रिचर्ड सुबह अपने होटल रूम में उठता है तब उसके पास कार्ला आती है। वो उसके लिए नया टूथब्रश लेकर आई थी। फिर वहां से निकलते समय रिचर्ड नियली को अपना बस पास दिखाता है जो उसने अपनी पेंशन के पैसों से पूरे 1980 रुपए खर्च करके 1 साल के लिए बनवाया था। अब वो 1 साल तक बिना किसी किराए के पूरे देश में कहीं भी घूम सकता है। वैसे तो रिचर्ड और नियली बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को बिना टच किए बाय बोलते हैं। नियली कहती है मैं तुम्हारी टीम तुम्हारी दोस्त से भी कुछ बढ़कर ही हूँ, ये बात तुम जानते हो ना। लेकिन रिचर्ड बिना कुछ कहे बस में बैठ जाता है। बस में एक बूढ़ा उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो बच्चे। रिचर्ड कहता है कोई आइडिया नहीं। दोस्तों, अगर ये घूमता घुमाता आपके शहर आ जाए तो इसको पेस्ट्री जरूर खिलाना।